हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा इतिहास वैकल्पिक विषय को लेकर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, आंग्ल सिख युद्ध, यानी कि एक ऐसा युद्ध जिसने भारत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पैरों तले पूरी तरीके से दे दिया। यानी कि अंतिम जो क्षेत्र बचा हुआ था ब्रिटिश कंपनी के अपने अंडर में लेने का, वो इस युद्ध ने उसको वो भी दे दिया। यानी कि सिख युद्ध से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को जीत चुकी थी, मद्रास को जीत चुकी थी, मैसूर को जीत चुकी थी, मराठों को जीत चुकी थी, दिल्ली पर कब्जा कर चुकी थी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पूरे भारत को वो जीत चुकी थी। केवल पंजाब बचा हुआ था, बस इसी को जीतना बाकी रह गया था। और पंजाब में राजा रणजीत सिंह और उनका शासन मौजूद था, तो स्वाभाविक सी बात है उतना आसान भी नहीं था। इसलिए जब तक राजा रणजीत सिंह पंजाब में रहे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब से उलझने की ज्यादा गुस्ताखी नहीं की। इवन राजा रणजीत सिंह ने भी कंपनी के साथ उलझने की ज्यादा गुस्ताखी नहीं की। यानी दोनों अपने क्षेत्र में डिफेंसिव थे, दोनों एक दूसरे से डर रहे थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन जैसे ही राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिला और उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया। ठीक है ना? तो आज उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, क्यों हुआ था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि इतिहास वैकल्पिक विषय 2025-2026 को लेकर के आपका बैच 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 9 दिसंबर से वर्ड हिस्ट्री के साथ में दिसंबर बैच है। तो आप लोग अभी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से वर्ड हिस्ट्री से, जो कि सबसे टफ पोर्शन माना जाता है, उसको मैं स्टार्ट करूंगा और आपके दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से वर्ड हिस्ट्री की ABCD यूं फिक्स हो जाएगी कि जैसे आपको लगेगा कि आप दुनिया के उस समय में मौजूद हैं जिस समय ये घटनाएं घटित हो रही हैं। और इससे आपको GS में भी पूरी हेल्प मिल जाएगी और ऑप्शनल तो आपका तैयार होगा ही होगा। बिल्कुल कहानी की तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ में। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। MK लाइव कोड के साथ में इसकी जो फीस डिस्काउंट हो जाएगी 20,499 की जगह पर 14,999 रुपए। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो सिख साम्राज्य के अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करें तो राजा रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी आए, आंग्ल सिख युद्ध हुआ और सिखों का पतन हुआ। आखिर उनके कारण क्या थे, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इतिहास में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा सिख राज्य के बारे में। सिख राज्य एक्चुअली में कोई राज्य था नहीं, बल्कि एक सिख धर्म था। ध्यान रखना, सबसे पहले क्या आया? सिख धर्म। गुरु नानक देव जी जो हैं, उन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की और इसमें 10 उनके गुरु हुए थे, जिसमें सबसे अंतिम गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह, जिसकी औरंगजेब से लड़ाई लड़ते लड़ते एक ये जो मुगलों के साथ संघर्ष करते करते सिख धर्म एक सिख साम्राज्य में परिवर्तित हो गया था। ठीक है ना? उसके बाद यहां पर आए आपके बंदा बहादुर, जो इस परंपरा को आगे बढ़ाया, राजनीतिक परंपरा को, और साथ के साथ 12 सिख मिसल, जिन्होंने राजनीतिक संगठन बनाने की कोशिश की। बंदा बहादुर और उसके बाद 12 सिख राज्य, छोटे छोटे राज्य, गणराज्य की तरह कह सकते हैं, सिखों के बने हुए थे। वो आए और उनमें से एक जो राज्य है वो है राजा रणजीत सिंह का, जो सुकर चकिया मिस्र के शासक थे। संस्थापक तो नहीं कहिए, शासक कहिए, सुकर चकिया मिस्र के शासक। और इन्होंने पूरा सिख साम्राज्य का निर्माण किया। यानी कि उस समय की जितनी भी 12 मिसल थी, उन सभी को जीत करके अपने कंट्रोल में ले लिया और बाकायदा अफगानिस्तान के साथ, सिंध के साथ और ब्रिटिश क्षेत्र के साथ में एक अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की। अपनी सेना का पुनर्गठन किया, सारी चीजें हुई। ठीक है ना? सबसे अच्छे संबंध बना के रखे, कोई संघर्ष नहीं, बस छोटी मोटी संधियां करनी पड़ी तो उन्होंने वो संधि भी की। अमृतसर वगैरह की संधि है,
ठीक है ना, रोपड़ की संधि है, ये सब किया। साथ के साथ अपना क्षेत्र विस्तार भी करते रहे। उस साम्राज्य को बनाए रखने के लिए राजा रणजीत सिंह ने प्रॉपर तरीके से अपना शासन प्रशासन भी बनाया, खालसा सरकार के रूप में उसको गठित किया, केंद्रीकृत शासन प्रणाली उन्होंने बनाई, ठीक है ना। अपने अलग अलग धर्मों के सभी लोगों को अपना मंत्री बनाया, जिनमें मुख्यमंत्री राजा ध्यान सिंह हैं, विदेश मंत्री हैं फकीर अजीजुद्दीन हैं, अर्थ मंत्री हैं तो भगवान दास हैं। तो सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोगों को उन्होंने पूरा मौका दिया, एक बेहतरीन शासन बेहतरीन प्रशासन बनाने की कोशिश की। अपने राज्य को 12 विभागों में, प्रशासनिक विभागों में गठित किया, प्रॉपर तरीके से अपने प्रांत को डिवीजन किया, राज्य बनाया, प्रांत बनाए जिन्हें सूबा कहते हैं, फिर परगना, परगना के नीचे तालुका, तालुका के नीचे मौजा और मौजा के नीचे गांव। इस तरीके से पूरा डिवीजन भी किया, बेहतरीन शासन प्रशासन उन्होंने बनाया। सेना का गठन भी किया उन्होंने, शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था बनाई, विदेशी अधिकारियों को नियुक्त किया इसी काम के लिए कि भाई हमारी सेना को पुनर्गठित करो। पैदल सेना के लिए इन्होंने इटली के जनरल बंतूरा को नियुक्त किया, घुड़सवार सेना के लिए फ्रांस के एलार्ड को उन्होंने नियुक्त किया, तोपखाना के लिए उन्होंने फ्रांस के कोट और गार्डनर को नियुक्त किया। यानी कि विदेशी बेहतरीन जो विशेषज्ञ हुआ करते थे उनके माध्यम से अपनी सेना को सुगठित किया और एक अच्छी सेना बनाई उन्होंने बाकायदा। और फौजे खास, फौजे बेकवायद, दोनों प्रकार की स्थायी और स्थायी सेना का निर्माण किया, सारी चीजें की उन्होंने। यानी कि एक अच्छे शासक की जो निशानी होती है अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए, वो सभी काम किए, साम्राज्य का विस्तार भी, साम्राज्य का संगठन भी, ठीक है ना, साम्राज्य का विस्तार भी, साम्राज्य का संगठन भी उन्होंने किया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी, इन्होंने जो किया था अपने पुराने मॉडल को ही आगे बनाए रखा। दूसरा, अधिकारियों को उन्होंने वेतन के बदले में जागीर देने की परंपरा इन्होंने बनाए रखी। सेना को सामंती स्वरूप में बनाए रखा। यह थोड़ी सी समस्या थी इनके साथ में, ठीक है ना। सैनिक क्षेत्र के अलावा और उन्होंने किसी अन्य क्षेत्र में कोई आधुनिकीकरण नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज, राजा रणजीत सिंह अंग्रेजों से हमेशा युद्ध करने से बचते रहे और ऐसी विरासत इनके उत्तराधिकारियों को मिली थी जहां पर सामंती सेना हो, ठीक है ना, जहां पर प्रशासन में जागीर दी जाती है तो सब जागीरदार हों, पुराने मॉडल की सरकार हो, ठीक है ना, प्रशासनिक व्यवस्था प्रॉपर तरीके से जो आधुनिक हो सकती है वो ना हो, तो समस्या तो आएगी आएगी। इसीलिए इनको विरासत में बहुत अच्छा शासन नहीं मिला और जैसे ये खत्म हुए उसके बाद इनके उत्तराधिकारी आपस में लड़ बैठे। और इनके जो उत्तराधिकारी हैं देखेंगे तो उत्तराधिकारी कौन कौन हैं। सबसे पहले जो उत्तराधिकारी बने राजा रणजीत सिंह के मरने के बाद में, वो थे आपके राजा खड़क सिंह। दूसरे थे आपके नौनिहाल सिंह। अब कहोगे कि ये कब कब आए कब कब नहीं आए, उसकी जरूरत नहीं है। तीसरे थे आपके शेर सिंह और चौथे राजा दिलीप सिंह। राजा दिलीप सिंह, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और राजा दिलीप सिंह, ये बने। और खास बात यह क्या थी कि इस समय में आपके दो गुट बन गए, एक दरबार का गुट और एक सेना का गुट, और दोनों अपने अपने पसंद के शासकों को बिठाना चाहते थे। इसी वजह से ये सभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए और लास्ट में बचे राजा दिलीप सिंह। इनके बाद उनकी कोई चौथी संतान नहीं थी। इनकी जो मां थी जिंदन कौर, उनके अच्छे संबंध थे लाल सिंह वजीर से। वजीर लाल सिंह जो थे उनके साथ अच्छे संबंध थे। इधर सेना बड़ा परेशान थी क्योंकि अब कोई उत्तराधिकारी है नहीं, तो किसको मारें किसको बिठाएं, तो लास्ट में राजा दिलीप सिंह ही बचे। यानी कुल मिलाकर के
पंजाब की स्थिति थी इस समय आपसी संघर्ष की, आपसी लड़ाई की, आपसी संघर्ष की। यह बहुत बुरी स्थिति थी। और इसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के आगे बढ़ रही थी। तो अब हम यहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके युद्ध के कारण क्या थे, क्यों आखिर ये लड़े आपस में। तो देखिए, सबसे पहला कारण है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा। ये तो आपस में लड़ रहे थे, तो इनकी कोई महत्वाकांक्षा तो थी नहीं। महत्वाकांक्षा क्या है कि वो सब कुछ तो कर चुके हैं, अब उन्हें केवल और केवल क्या बचा हुआ है, पंजाब का क्षेत्र बचा हुआ है। दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संपूर्ण भारत जीत चुकी है, जीत चुकी है। केवल पंजाब सिंध बचा हुआ है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। कंपनी अपने उत्तरी यानी कि नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र की सीमा की सुरक्षा चाहती है कि कोई अब उधर से आकर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से इनके साम्राज्य पर अटैक ना करे। यानी कि किसी भी कंडीशन में रूस का या किसी अन्य का या नेपोलियन का, किसी का या फ्रांस का, किसी भी शासक का कोई भी युद्ध होता है और उधर से अटैक होता है तो उस अटैक को रोका जा सके, ठीक ना। चौथा, उनको चाहिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के लिए, इंग्लैंड के लिए अनाज चाहिए, अनाज। औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, गांव के लोग शहरों में आ चुके हैं और गांव के खेतों में, इंग्लैंड के खेतों में अब वाणिज्यिक फसलें पैदा होती हैं, तो खाने पीने के लिए अनाज नहीं है। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसको खाद्य सुरक्षा की जरूरत है, तो अनाज कहां पैदा हो रहा है, इंडिया में। और इंडिया में भी सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, पंजाब। इसलिए उनको इस क्षेत्र की जरूरत है। और साथ के साथ उन्हें जरूरत है नदियों के क्षेत्र की व्यापार के लिए। इन सभी कारणों से उन्होंने युद्ध शुरू हुआ, ठीक है ना। और दूसरी तरफ कारण क्या थे, दूसरी तरफ अन्य कारण थे आपके सिखों के आपसी गुटबंदी, आपसी गुटबंदी। ये यहां पर हो ही रही थी, ये यहां पर लड़ ही रहे थे, दरबारी गुटबंदी, शासन प्रशासन। दूसरा था प्रशासन का सामंती स्वरूप, ये रहा, ठीक। तीसरा था सेना उद्दंड हो चुकी थी। सेना कैसी हो चुकी थी, उद्दंड, किसी की नहीं सुन रही थी, उद्दंड सेना हो चुकी थी, अनुशासनहीन। और चौथा, अधिकारियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अधिकारियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जैसे लाल सिंह, तेजा सिंह, लाल सिंह, तेजा सिंह ऐसे लोग, इनकी पॉलिटिकल एम्बिशियसनेस बहुत बढ़ चुकी थी। तो ये तो थे आपके लाल वाले आंतरिक कारण, और ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण, जिसने इन दोनों को आपस में लड़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, इस तरीके से। और इसके बाद इन दोनों में हुए ये दो युद्ध हुए। आंग्ल सिख युद्ध प्रथम ये रहा, और आंग्ल सिख युद्ध द्वितीय ये रहा, दोनों। और इनमें 4-4, 5-5 छोटे छोटे युद्ध हुए हैं। पहला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ है, उसमें ध्यान रखिएगा 4 छोटे छोटे युद्ध थे। मुदकी का युद्ध, मुदकी का युद्ध हुआ, अलीवाल का युद्ध हुआ, बद्दोवाल का युद्ध हुआ, अलीबाल, बद्दोबाल, फिरोजपुर, और अगला हुआ सोबरम का युद्ध, सोबरम का युद्ध।
ये रहा, ये युद्ध हुए और इनमें संधि हुई कौन सी, आप जानते होंगे, लाहौर की संधि। लाहौर की संधि, और लाहौर की संधि से इनसे पैसा भी ले लिया गया, इनका क्षेत्र भी ले लिया गया और इनकी सेना भी कम कर दी गई। रानी जिंदन कौर जो राजा दिलीप सिंह की माता थी, उनको पेंशन दे करके उनको अलग हटा दिया गया। लेकिन बात आती है ये युद्ध हुआ क्यों? यह युद्ध हुआ था षड्यंत्र की वजह से। जो वजीर लाल सिंह है वो खुद गया था सेना के पास में कि भाई हमारी सेना युद्ध करना के लिए तैयार हो रही है अंदर ही अंदर, हम आपका साथ देंगे, आप लड़िए और केवल सेना को हरा दीजिए। और सेना भी युद्ध करना चाह रही थी, वो ये चाह रही थी कि हम अंग्रेजों को या किसी को हरा देंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी और केंद्र में जो राजा प्रजा वजीर वजीर जो बैठे हुए हैं वो सब कमजोर पड़ जाएंगे। तो दोनों के दोनों अपनी अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे और खुले में थाली में सजा कर लेके गए युद्ध का मैदान कि भैया ये लो। और ऊपर से प्रधानमंत्री आपका जो वजीर है वो खुद कह रहा है हम हार जाएंगे, आप चिंता ना करो। तो इस वजह से पहला सिख युद्ध हुआ था लाल सिंह तेजा सिंह की वजह से ही, और उन्हीं की वजह से ये हारे भी थे, इन्होंने ही धोखा भी दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। और दूसरा युद्ध हुआ आपका ये वाला आंग्ल सिख युद्ध सेकंड। ये किस वजह से हुआ? जो लाहौर की संधि हुई और उसके बाद में भैरोवल की संधि भी हुई, उसमें दो काम हुए थे। एक तो रानी जिंदन कौर की भैरोवल की संधि के माध्यम से उनको पेंशन खत्म कर दी गई और राजा से दूर भेज दिया गया, और ऊपर से मुल्तान के गवर्नर पर ज्यादा राजस्व लगा दिया गया, तो मुल्तान के गवर्नर ने विद्रोह कर दिया। तो दो कारणों की वजह से, एक रानी जिंदन कौर की जो बेइज्जती की गई वो, और दूसरा मुल्तान के जो गवर्नर है मूलराज, उसने विद्रोह कर दिया इसकी वजह से। और ये सब जानबूझ के उकसावा था किसका? लॉर्ड डलहौजी का। और इसमें 3-4 युद्ध हुए। कौन कौन से? रामनगर का युद्ध, दूसरा हुआ चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला, और तीसरा हुआ गुजरात नगर का युद्ध, नगर। ये रहा, ये युद्ध हुए और इसमें ये तीनों फिर हार गए, दोनों के दोनों। और अल्टीमेट क्या हुआ? कोई संधि नहीं हुई, बल्कि पूरे पंजाब का विलय कर लिया गया। राजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर के लंदन भेज दिया गया कि जाइए पढ़ाई कीजिए, और कंपनी ने अब पूरा अपना साम्राज्य बना लिया। इसका परिणाम यह हुआ था। बात आती है कि यह हारे क्यों? हारने के कारण यही है, ये रही सिखों के हारने के कारण। आपसी मतभेद, प्रशासन का सामंती स्वरूप, महत्वाकांक्षी सैन्य कमांडर, आधुनिक हथियारों का अभाव। सेना तो आधुनिक है लेकिन हथियार नहीं है, दूरदर्शिता का अभाव। इन कारणों की वजह से ये हार गए थे और अपना साम्राज्य खुद ब्रिटिश कंपनी के सामने लेके गए। और ऊपर से डलहौजी जैसा साम्राज्यवादी व्यक्ति हो, गवर्नर हो, तो समझ लीजिए उनके सामने आप क्या टिकोगे। और इस तरीके से आंग्ल सिख युद्ध खत्म हुआ। ठीक है ना एवरीबॉडी? क्लियर? ये कहानी तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है जो आपको समझना है, बस इतना सा ही है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। इतने पॉइंट याद रख लीजिए, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है ना? बाकी प्री के लिए अगर आप अभी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 दिसंबर से हमारा शाम को 5 बजे ये बैच स्टार्ट हो रहा है। दिसंबर बैच सक्सेस इन प्रीलिम SIP। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 6,000 रुपए में, MK लाइव कोड के साथ में। इसमें आपको टेस्ट सीरीज और पूरे 3-3.5 महीने की क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में, जिसमें बजट भी होगा, इकोनॉमिक सर्वे भी होगा, योजनाएं भी होंगी और सूचकांक भी होंगे, सब कुछ होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब कवर कराए जाएंगे। साथ के साथ डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा, साथ के साथ आपकी वीकली टेस्ट भी होगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जैसे UPSC पूछती है
वही टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिला करके मात्र इतने रुपए में। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। 2025 क्वालिफाई करना चाहते हैं हमारे साथ में तो इसको कर सकते हैं, लेकिन MK लाइव कोड लगाना मत भूलें। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।